दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये पढ़ने का क्या मतलब है, ये पढ़ने का क्या तात्पर्य है, ये क्यों अनिवार्य है, ये पढ़कर हम क्या सीखते हैं। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने का मतलब है कि जब यूरोपीय भारत आते हैं और यूरोपीय भारत आते हैं, खुद एक दूसरे से भारत में लड़ते हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, अंत में अंग्रेज़ों का शासन संपूर्ण भारत पे होता है और फिर अंग्रेज़ वापस चले जाते हैं और एक स्वतंत्र भारत बनता है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को एक स्वतंत्र भारत बनने का क्या तात्पर्य है? तो 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र भारत बनने का मतलब है एक स्वतंत्र राज्य बनने का, एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण की बात हो रही है। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य बनना किसे कहते हैं? तो कोई भी स्वतंत्र राज्य के लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं। 4 क्राइटेरिया ये है कि निश्चित भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो, एक शासक हो और संप्रभुता हो। अब निश्चित भूभाग का मतलब क्या है? जब देश आज़ाद होता है तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बनते हैं, तो भारत का एक निश्चित भूभाग हो जाता है। ठीक है, उसमें बसने वाले कुछ निश्चित जनसंख्या उस समय थे। ठीक है, शासन करने के लिए एक सरकार हो जाता है। ठीक है, और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब ये है कि जो शासक होते हैं वो अपने सभी निर्णय लेने के लिए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो जब ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो इसे ही बोला जाता है एक स्वतंत्र राज्य। ठीक है, संप्रभुता का मतलब आप लोग समझ गए। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इसी स्वतंत्र राज्य बनने की जो कहानी है उसे ही आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है, जिसकी पढ़ाई हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। अब आधुनिक भारत के इतिहास में जो बातें होती है, जो चीज़ हम लोग सीखेंगे, वहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे, उन नेताओं ने 2 चीज़ों का बेहद ध्यान दिया। पहला क्या? लोकतंत्र की स्थापना हो, तथा दूसरा नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो। मतलब नागरिकों का अधिकार जो है सुरक्षित रहे। ये पूरे आंदोलन के दौरान इन 2 बातों पे ध्यान दिया गया। जब यूरोपीय भारत आए थे, इस समय भारत में राजतंत्र था, मुगलों का शासन था। ठीक है, और यूरोपीय ये कहते थे कि भारत की जलवायु, उसकी ऐतिहासिक परंपरा तथा उसकी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के कारण लोकतंत्र यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी जो भी आंदोलनकारी थे वो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इस वजह से आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में पारित होना होता है तो इस पे चुनाव होता है कांग्रेस के भीतर, और कांग्रेस के भीतर जब चुनाव होता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और फिर प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ऐसे ही जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात होती है तो इस समय 13 कम्युनिस्ट ऐसे थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन का ये विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद गांधी जी अपने ऐतिहासिक भाषण, जो करो या मरो का भाषण था, उसकी शुरुआत ही इससे करते हैं कि मैं उन 13 मित्रों को बधाई देता हूँ जिन्होंने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की बात हो रही है, यहाँ विपक्ष के आवाज़ को भी ध्यान देने की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेस की आज़ादी की भी बात की जाती है। ठीक है,
यहाँ पे लोगों के मूल अधिकार की बात की जाती है। जब 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन होगा, हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। कराची अधिवेशन होगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकार की बात भी की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो तमाम मतलब कि 1947 तक राष्ट्रवादियों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि लोगों के अधिकारों का हनन न हो, लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो। तो ये लोकतंत्र की स्थापना, ये भारत में एक राज्य बनने की जो स्थिति है, उसके बारे में जो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, उसे ही आधुनिक भारत के इतिहास की पढ़ाई कहा जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन से। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगीज भारत आते हैं। ठीक है, जो पुर्तगीज भारत आते हैं, सबसे पहले 1498 में हम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत आए। लेकिन क्या 1498 से पहले भारतीयों का व्यापार यूरोपियों के साथ नहीं होता था? बिल्कुल होता था, यूरोपियों के साथ भारतीयों का व्यापार उस समय भी। इसमें एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। इसमें हिंदुस्तान का अन्य यूरोपीय देशों के साथ जो ट्रेड नेटवर्क है, उसके बारे में चर्चा की गई है। नेचुरल हिस्टोरी का एक पुस्तक है, प्लिनी ने लिखा है। उसमें भारत और रोम के बीच लाल सागर के रास्ते कैसे व्यापार किया जाता है, उसकी चर्चा की गई है। भारत और रोम के बीच में व्यापार इस प्रकार था कि रोम की संस्कृति पर खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि रोम के पूरे बाज़ार भारतीय वस्तुओं से भर गए थे। और भारतीय वस्तु क्या क्या जाते थे रोम में? तो रेशम, कीमती पत्थर, हाथी दांत से बने आभूषण आदि चीज़ें रोम भेजी जाती थी। तो यानी 1498 से पूर्व भी भारतीयों का व्यापार यूरोपियों के साथ रहा। तो 1498 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 1498 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय एक नए रास्ते की खोज की गई। नए रास्ते को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो व्यापार शुरू होता है, वास्को डी गामा इसी रास्ते सबसे पहले भारत आते हैं और यहाँ से व्यापार की चीज़ें शुरू होती है। तो इसी की पढ़ाई हम लोग करेंगे। पुर्तगीज कैसे भारत आते हैं, इसके बाद यूरोपीय कैसे और यूरोपीय भारत कैसे आते हैं, और फिर भारत में किस प्रकार से इन लोग आपस में युद्ध करते हैं और फाइनली अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे स्थापित होता है। आइए तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का एक बार क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज। पुर्तगीज कब आया? सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में। वास्को डी गामा 1498 में आया। वास्को डी गामा किस रास्ते से आया? केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बर्थोलोमियो डियाज। ये आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है परीक्षा में। अब बर्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, लेकिन वो भारत नहीं आ सका। भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति है वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा भारत आता है और भारत आकर वो यहाँ से मसाला का व्यापार करता है, मसाला लेकर वापस यूरोप जाता है। यूरोप में जब वो उस मसाले को बेचता है तो उसके पूरे यात्रा के दौरान जितना खर्च हुआ उसका 60 गुना कीमत उसे वसूल होता है। जब इतना ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट होता है तो उसके बाद पुर्तगाली ही नहीं, सारे यूरोपियों का ध्यान आकर्षित होता है भारत की तरफ, और फिर वो भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन था। अब आने के क्रम में पुर्तगीज हो गया, इसके बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ये भारत आने का क्रम है। यदि इन कंपनियों के बनने का क्रम पूछा जाए
तो आप अंग्रेज को पहले कर दीजिएगा, डच को बाद में कर दीजिएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज जो आए थे इंग्लैंड से, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। पुर्तगीज कंपनी का नाम क्या था? तो पुर्तगीज कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा मित्रों, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगीज कंपनी का नाम क्या था। तो आप लोग एस्तादो द इंडिया ध्यान में रखिएगा। अब जब ये भारत आते हैं तो भारत में इनके कौन कौन से अधिकारी आते हैं उसके बारे में ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर वास्को डी गामा वापस चला गया। वास्को डी गामा आता कहाँ है? तो कालीकट पहुँचता है। कालीकट का जो शासक है उसका नाम जमोरिन है। जमोरिन के द्वारा पुर्तगालियों का भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती है, जिसके बाद तनाव उत्पन्न होता है जमोरिन और वास्को और पुर्तगालियों के बीच में, और फिर इन्हें कालीकट से भगा दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले थे। दूसरा वास्को डी गामा के बाद आने वाला व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? पेट्रो अल्वरेज केब्रल। पेट्रो अल्वरेज केब्रल आता है, ये दूसरा अधिकारी है। विशेष उसके बारे में हमें अभी नहीं जानना है। जो महत्वपूर्ण दूसरे अधिकारी के बारे में जानना है वो है अल्मीडा। अल्मीडा को पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? समुद्री क्षेत्र में अपने अधिकार को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि अब समुद्री क्षेत्र में हमारा अधिकार है, पुर्तगालियों का अधिकार है, और इस क्षेत्र से यदि आपको गुजरना है तो आपको हमसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अल्मीडा के बाद आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा छीनता है या गोवा जीतता है। होता कुछ ऐसा है कि जब जमोरिन के द्वारा कालीकट से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया जाता है तो पुर्तगाली उसके बाद कोचिन जाते हैं, और कोचिन में, यहाँ मैं लिखता हूँ, पुर्तगाली कोचिन जाते हैं, और कोचिन में वो 1503 ईस्वी में पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं। देखिए, परीक्षा में खास करके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछने की हमेशा संभावना रहती है कि पहला के बाद दूसरा कौन सा होगा। तो दूसरा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये गोवा जाते हैं। गोवा में उस समय शासक थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क गोवा को जीत लेता है। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि गोवा जीता जाता है इसके द्वारा, लेकिन गोवा को राजधानी बनाया जाता है एक अगले गवर्नर के द्वारा, जिसका नाम है नूनो डी कुन्हो या नूनो डी कुन्हा। ठीक है, और ये कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 1530 ईस्वी में। तो ये आपने प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया था, ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके व्यापारिक केंद्र को। ठीक है, कि इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किया। तो कोचिन तो हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, कुन्नूर भी हमने एक देख लिया। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सा जगह है? तो पौंडीचेरी, गोवा, दमन दीव, सालसेट बसीन, सूरत, पुलिकट, नागपत्तनम, मसूलीपत्तनम, हुगली, चिटगांव आदि। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में और रखना है, जैसे ये कोचीन है, कोचीन में तो पुर्तगाली आए ही, लेकिन पुर्तगाली के अलावा, ये तो पुर्तगाली हो गया, पुर्तगाली के अलावा डच भी आए और ब्रिटिश भी आए। ऐसे ही जब पौंडीचेरी की बात करेंगे तो पौंडीचेरी में पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए और ब्रिटिश भी आए। जब सूरत की बात होगी, सूरत यहाँ है, तो सूरत में पुर्तगाली भी आए, ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए।
तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है कि कौन से एक यूरोपीय आए, कौन कौन से यूरोपीय सूरत में आए, कौन कौन से यूरोपीय कोचीन में आए, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और इसे याद कीजिएगा। इनके पतन का क्या क्या कारण था, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समुद्र में, ये पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगाली समुद्र में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ये शक्तिशाली किससे थे? भारतीयों से थे। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय भारत में आने लगे। कौन कौन? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेनिश आदि। ठीक है, तो इनसे क्या पुर्तगाली नौसेना में, समुद्र में पावरफुल थे, शक्तिशाली थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। इसी वजह से फारस की खाड़ी में एक स्थान है होर्मुज। होर्मुज में अंग्रेज़ों से पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं और मलक्का की खाड़ी में डच से पराजित हो जाते हैं। तो समुद्र में जहाँ ये सबसे शक्तिशाली थे, यहाँ ये कमज़ोर हो गए। हुगली दूसरा जगह है। ये कहाँ पे है? बंगाल में है। बंगाल पे उस समय मुग़लों का शासक था। हुगली में ये लोग अत्यधिक लूटपाट मचा रहे थे। इस लूटपाट की वजह से शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को वहाँ से भगा दिया। ये सवाल आईएएस में, साथ ही बीपीएससी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि इसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। हुगली पूछ लिया तो आगे पौंडीचेरी पूछ सकता है। पौंडीचेरी में कौन कौन थे? देखिए, पौंडीचेरी में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश चारों थे। ठीक है, अभी पौंडीचेरी में क्या हुआ कि वहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जब भी उत्तराधिकार के युद्ध की बात होती है, यानी कि दो पक्ष होंगे, इसमें से एक पक्ष का समर्थन पुर्तगालियों ने किया, पर जिस पक्ष का समर्थन किया गया वो पक्ष हार जाती है युद्ध। ठीक है, इस वजह से पौंडीचेरी से इन्हें भगा दिया जाता है। बॉम्बे के पीछे की एक अलग कहानी है। स्पेन की राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजकुमार से होती है, जिसके बाद उपहार स्वरूप बॉम्बे इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया जाता है। बॉम्बे इंग्लैंड के शासक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को $10 के लीज पर दे दिया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ये स्पेन की बात हो रही है तो पुर्तगाली यहाँ पे से क्यों चले जाएंगे? तो इस समय पुर्तगाल स्पेन के अंतर्गत आता था, इसी वजह से पुर्तगालियों को बॉम्बे छोड़ देना पड़ा। सालसीट व बसीन का इलाका जो है ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक मराठा सरदार जिसका नाम अंग्रिया है, उसके द्वारा पुर्तगालियों को पराजित कर दिया गया। कहाँ पे पराजित किया गया? नौसेना में पराजित किया गया। नौसेना जहाँ पे भारतीयों से पुर्तगाली काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, वहाँ पे एक मराठा नौसैनिक सरदार जिसका नाम अंग्रिया था, उसने सालसीट व बसीन के इलाके से पुर्तगालियों को भगा दिया गया। इसके सम्मान में हाल ही में कहने का तात्पर्य है 2-3 साल पहले अंग्रिया नामक एक जहाज़ भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो आप देख रहे होइएगा कि कैसे कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया, व्यापारिक केंद्र क्या क्या था, इसके अलावा इनका पतन अलग अलग क्षेत्रों में कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनके पतन का कारण क्या क्या है। तो इनके पतन का सबसे प्रमुख कारण है नौसैनिक स्तर पर इनका पराजित हो जाना। ठीक है, नौसैनिक स्तर पे डच से पराजित हो गए, अंग्रेज से पराजित हो गए, मराठा से पराजित हो गए, मराठा, डच, ब्रिटिश, तीनों से पराजित हो गए। जहाँ ये सबसे शक्तिशाली थे वहाँ ये पराजित हो गए। इनके अंदर काफ़ी धार्मिक कट्टरता थी, जिस वजह से ये ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। भारत में मंदिर मस्जिद को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। जबरन शादी की शुरुआत अल्बुकर्क के द्वारा की गई। इन लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया और जो महिलाएं सती नहीं हो पा रही थी उनसे जबरन शादी का प्रयास करते थे। इन सब वजहों से इनकी धार्मिक कट्टरता की वजह से भारतीय इनसे क्षुब्ध थे और ये एक बहुत बड़ा कारण है इनके पतन का। जब कोई यूरोपीय भारत आएगा
तो सिर्फ बुरा बुरा तो नहीं होगा, इनका कुछ न कुछ योगदान भी होगा। तो योगदान में ये था कि पहली बार भारत में गिरजाघर का निर्माण किया गया। गिरजाघर का जो निर्माण किया गया वो गोथिक शैली में किया गया। ये गोथिक शैली क्या है? तो ये यूरोपियों की स्थापत्य शैली है, यूरोपियों की स्थापत्य शैली। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया और इसका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रवादियों के द्वारा काफ़ी प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये एक नायाब तोहफा कह सकते हैं हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के द्वारा जो लाया गया। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस आप लोग ध्यान में रखिएगा। समुद्र पर कब्जा से संबंधित कुछ बात है। समुद्री क्षेत्र में ये एक कारतेज नामक टैक्स की शुरुआत की है। कारतेज नामक टैक्स का क्या मतलब है? तो ये एक प्रकार का लाइसेंस रहता है कि जब आपको कारतेज दे दिया जाएगा तो आप समुद्री क्षेत्र में जहाँ पुर्तगालियों का कब्जा है उस क्षेत्र से होकर जा सकते हैं। समुद्र में पुर्तगाली कितने पावरफुल थे कि जब वो पहली बार उस समय भारत के बादशाह अकबर से मिलने जाते हैं तो अकबर को उपहार स्वरूप एक कारतेज देते हैं। एक कारतेज देने का तात्पर्य यही है कि अकबर भी यदि इस समुद्री क्षेत्र में एक बार जाएंगे तो वो फ्री में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार के बाद दोबारा जाना पड़े तो उन्हें फिर से इसके लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा, तब जाकर ही वो जा सकते हैं। तो ये कारतेज नामक टैक्स इनके द्वारा लाया गया। इन्होंने काफिला पद्धति की शुरुआत की। काफिला पद्धति क्या है? तो समुद्री लूट से व्यापारियों की रक्षा के लिए ये अपनी एक नौसेना रखते थे। ठीक है, ये अपनी एक नौसेना रखते थे और उस नौसेना को आर्मडा कहते थे। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। काफिला पद्धति क्या है? तो समुद्री लूट से व्यापारियों की रक्षा के लिए अपनी नौसेना देना, जिसे आर्मडा कहा गया। इसके अतिरिक्त कुछ कृषि फसल ऐसे हैं जो भारत में लाया गया था किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। वो फसल कौन कौन से है? आलू है, पपीता है, काजू है, तंबाकू है, मक्का है, इसके अतिरिक्त अनानास है, काली मिर्च है। ठीक है, ये सब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आईएएस ने ऑलरेडी पूछ रखा है आईएएस में काजू के बारे में और मक्का के बारे में। तो देखिए, जो भी प्रश्न यूपीएससी में पूछ लिया जाता है वो प्रश्न स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि इतिहास की पढ़ाई जब हम लोग करते हैं तो इतिहास के पढ़ाई की अपनी एक यात्रा होती है, जिस यात्रा को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उस यात्रा के दौरान हम गुजरेंगे, उस यात्रा की अपनी एक कहानी होगी, अपना एक कथा होगा। उस कहानी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ फैक्ट आएंगे। वो फैक्ट हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसे हमें ध्यान में रखना है। अब आप एक बात मान के चलिए कि किसी भी परीक्षा में सपोज कीजिए 20 प्रश्न आता है। ठीक है, एक बात ले लेते हैं, जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम में इतिहास से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 35 प्रश्न में 25 के आसपास प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस 25 में से 1-2 सवाल को छोड़ दिया जाए तो 23-24 सवाल ऐसे होंगे जिसके फैक्ट या कॉन्सेप्ट हमारी कहानी के यात्रा के दौरान ही जो भी चीज़ें आएगी उसी से पूछा जाएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 1-2 सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, 1-2 ऐसे फैक्ट पूछे जाएंगे जो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। वो फैक्ट क्यों पूछा जाता है? तो एग्जामिनर जो परीक्षा में क्वेश्चन सेट कर रहा है वो अपनी संतुष्टि, उनका भी एक अहम होता है, जो अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा डालेंगे ही जहाँ बोलेंगे देखो बेटा मैंने तो फंसा दिया तुम्हें। ठीक है, तो हमें इस 1-2 प्रश्न के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं और 60% नंबर ले आते हैं।
ठीक है, यूपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में तो आप 40% नंबर ले आते हैं तब भी सेफ़ है। पीसीएस की बात कर रहा हूँ, तो 60% नंबर ले आते हैं तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो यदि आप 23 सवाल बनाने की स्थिति में है, 2 सवाल नहीं भी बना रहे हैं, तो आप 90% से ज़्यादा सही कर रहे हैं। ठीक है, तो 90% बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग बस इस यात्रा को फॉलो कीजिए और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आधुनिक भारत के इतिहास से आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ पा रहे होंगे, आपकी एक नई सोच विकसित हो रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे डच, डेनिश और फ्रांसीसियों के भारत आगमन के बारे में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।